वन पीस चैप्टर 1040 आ चुका है एंड ये चैप्टर भी बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि बिग मॉम अभी तक हारी नहीं है एंड इस चैप्टर में जॉय बॉय के बारे में भी बताया गया है। इस चैप्टर का नाम है वर्ड्स दैट हैव नो इफेक्ट ऑन द न्यू जनरेशन, जिसके कवर पेज में हम निजी और योंजी को देख सकते हैं जो सोच रहे होते हैं कि कैसे बिग मॉम ने उन्हें हराया। चैप्टर स्टार्ट होता है बिग मॉम से जो किड का अटैक से लेती है एंड किड के इतने जबरदस्त अटैक के बाद भी नहीं हारती है। मुझे तो लगा था कि लॉ और किड के इतने बड़े अटैक के बाद बिग मॉम जरूर हार जाएगी, बट वो एक योनको है तो इतनी इजीली नहीं हारने वाली है। अब वो हंसती है और लाइफ और स्लेव अटैक यूज करके अपने सराउंडिंग जितने भी लोग होते हैं ना, सबकी लाइफ स्पैन खींचती है। अब इस अटैक का इफेक्ट ये होता है कि या तो 50 साल की लाइफ स्पैन दो या तो बिग मॉम के स्लेव बन जाओ। और बिग मॉम कुछ किड पायरेट्स और हार्ट पायरेट्स से भी लाइफ स्पैन लेने का ट्राई करती है, बट लॉ उसे रोकने में कामयाब होता है। किड और लॉ बिग मॉम और उनके फ्रेंड्स के बीच में खड़े हो जाते हैं। बिग मॉम उनकी भी लाइफ स्पैन छीनने की कोशिश करती है लेकिन उन पर इसका कोई भी असर नहीं होता है कॉज उनकी विल पावर तो होती ही है, बट वो बिग मॉम से बिल्कुल भी नहीं डरते। मे बी इसलिए उन पर इस अटैक का कोई इफेक्ट नहीं होता है। किड कहता है तुम्हें एक बूढ़ी औरत से डरने की कोई जरूरत नहीं है जो मरने वाली है। फिर लॉ आर्म साइलेंट नाम की एक टेक्निक यूज करता है जो कोरोजन के नागी नागिनोमी पावर से इंस्पायर है, जिससे लॉ बिग मॉम के चारों ओर एक ऐसा स्पीयर बनाता है जिससे वो उसके अंदर की सारी आवाजों को रोकता है। ये बिग मॉम की आवाज को उनके नाकामा और काइडो के सबऑर्डिनेट्स तक पहुंचने से रोकता है, जिससे ना तो वो बिग मॉम की आवाज सुन पाएंगे और ना ही बिग मॉम के अटैक का उन पर कोई इफेक्ट होगा। एंड ओडा सेंसे ने ये अटैक रख के बहुत सही काम किया है कॉज ये अटैक लॉ के मेंटोर से इंस्पायर है, तो लॉ को ये अटैक बहुत पसंद होगा। लॉ कहता है ये मूव तुम्हारे जरिए किए गए किसी भी नॉइज को मिटा देता है। किड बिग मॉम पे अपने डैम पंख से तब तक शूट करता रहता है जब तक कि फ्लोर टूट नहीं जाता, जिससे कि बिग मॉम नीचे गिरने लगती है। मिस्री बिग मॉम की हेल्प करने की कोशिश करती है लेकिन लॉ उसे अपने स्वॉर्ड से कट कर देता है। एंड लॉ इस अटैक के लिए अपने डेविल फ्रूट का यूज नहीं करता है। मे बी वो एग्जॉस्ट हो चुका है या मे बी वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाह रहा होगा, या ओडा सेंसे ने बिग मॉम के बचने के लिए ये रखा होगा। बिग मॉम गिरती है और बेसमेंट के आर्मरी में पहुंचती है और वो साथ में उन बॉम्ब्स को भी ले जाती है जिन्हें यामाटो ने फ्रीज किया था, बट साथ में कजानबू को भी ले जाती है। बिग मॉम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करती है बट वो गलती से फ्रीज किए गए बॉम्ब्स में से एक को पंच कर देती है जिससे वो फट जाता है। ये एक्सप्लोजन ओनिगाशिमा और कजानबू के निचले हिस्से को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे बिग मॉम आइलैंड से गिर जाती है। मतलब यार बिग मॉम कितनी अनलकी है, हर बार ये बॉम्ब्स बिग मॉम को ही क्यों हिट करते हैं। लाइक होल केक आइलैंड में भी फिशमैन आइलैंड का बॉम्ब घूम फिर के बिग मॉम के पास ही फटना था और अब यहाँ आर्मरी के बॉम्ब भी बिग मॉम पर ही फूटे। बिग मॉम अपनी हेल्प के लिए होमिस को बुलाती है बट लॉ ने बने स्पीयर उसकी आवाज को उन तक नहीं पहुंचने देती है। बिग मॉम नीचे गिरते हुए रॉजर के बारे में सोचती है। बिग मॉम कहती है रॉजर तुमने मरने से पहले इस तरह की अनाउंसमेंट क्यों की? अब मुझे मारने के लिए आने वाले सभी यंग पायरेट्स के साथ मुझे रहना होगा। तुमने मरने से पहले ये क्यों नहीं बताया रॉजर वन पीस असलियत में क्या है और वो कहाँ है? क्या वो इस कंट्री में भी है? अब रॉजर की वजह से ये ग्रेट पायरेट एरा शुरू हुई है एंड उसी की वजह से ये सारे पायरेट्स योनकोस के पीछे लगे हैं। तो आपको क्या लगता है रॉजर की वजह से बिग मॉम की आज ये हालत है या नहीं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब एक्सप्लोजन के बाद हम ओनिगाशिमा में कुछ कैरेक्टर्स के रिएक्शंस भी देख सकते हैं। आइलैंड के हिलने की वजह से जोरो नीचे गिर जाता है बट ग्रीम रिपर का कोई आता पता नहीं होता है। ओरोची शॉक होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर हम थर्ड फ्लोर पे देख सकते हैं कि राइजो और फुकुरोकुजू की फाइट खत्म हो गई है। फुकुरोकुजू चिल्लाते हुए जमीन पर लेटा होता है और पानी मांग रहा है और राइजो अभी भी खड़ा ही होता है। बिग मॉम और बॉम्ब्स लॉ के अटैक से वानो में जो होल हुआ था ना उसमें गिरते हैं और जैसे ही बिग मॉम गिरती है वो कुछ लास्ट वर्ड्स कहती है। वो लॉ और किड पे गुस्सा होते हुए कहती है ये मत सोचना कि मैं इतनी जल्दी मरने वाली हूँ। जब बिग मॉम ऊपर देखती है तो वानो के होल में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और बिग मॉम धुएं के बीच में गायब हो जाती है। ये एक्सप्लोजन साइज में फ्लावर कैपिटल से भी बड़ा होता है बट लॉ की टेक्निक की वजह से उसकी आवाज़ कैपिटल तक नहीं पहुंचती है और नैरेटर कंफर्म करता है कि बिग मॉम वर्सेस किड एंड लॉ फाइट का विनर किड और लॉ है और उनके क्रू इसका जश्न मनाते हैं। तो फाइनली बिग मॉम यानी एक पियोन को हार ही गई एंड आई एम श्योर ना सिर्फ वर्ल्ड गवर्नमेंट बट सभी लोग इस खबर को सुन के शॉक होने वाले हैं। अब यहाँ मुझे एक सीन बहुत सही लगा कि बिग मॉम की डिफीट बॉम्ब्स की वजह से हुई है। ये चीज़ एक क्वेश्चन छोड़ती है कि अगर वो बॉम्ब्स नहीं होते तो क्या बिग मॉम हारती? कॉज आई एम श्योर कि लॉ और किड ने अभी अपनी लिमिट रीच कर दी है एंड मुझे नहीं लगता वो इससे ज़्यादा फाइट कर पाते। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। फिर सीन कट होता है और हम यामाटो और मोमो को ओनिगाशिमा के बड़े होल से बात करते हुए देख सकते हैं जो एक्सप्लोजन से हुआ है। मोमो कहता है यामाटो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जुनिशा इसी आइलैंड के पास है। यामाटो शॉक होकर पूछती है क्या हाथी जो ओडन की जर्नल में दिखाई देता है? मोमो कहता है जुनिशा जॉय बॉय का वही नाकामा है जिसने 800 साल पहले क्राइम कमिट किया था। अगर जुनिशा जॉय बॉय का नाकामा है तो वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में सब जानता होगा एंड आई एम श्योर उसने ही मोमो को ये बताया होगा एंड क्या पता और भी राज बताया हो
एंड ओडा सेंसे जोरो पे कुछ तो तरस खाओ या इस आर्क में उसे ऊपर पहुंचाने का ही प्लान कर रहे हो। बाकी अगर आप जोरो के बारे में और जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो।